ओके, तो देखो ये जो R1, R2, R3 ये क्या है, एसीपी के वर्जन से, मतलब फर्स्ट उन्होंने जब, मतलब ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, वैसे तो कंपनी अर्ली 1970 में ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट जो था उनका ये R1, ये कब लॉन्च किया था उन्होंने, 1972 में लॉन्च किया था। और उसके बाद कुछ वर्जन उन्होंने लॉन्च किए, जैसे R2, R3, ओके, ये इन्होंने लॉन्च किए। अब ये R1 क्या होता है, R2, R3 ये क्या होता है एग्जैक्टली हम आगे देखेंगे, राइट। और जब ये R3 इन्होंने लॉन्च किया तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट, इनका जो ये प्रोडक्ट था ये कंप्लीटली बना था एक ईआरपी सॉफ्टवेयर। ओके, जब R3 लॉन्च किया इन्होंने तब ये क्या बना था इनका कंप्लीटली, R3 प्रोडक्ट ये बना था, सॉरी ईआरपी प्रोडक्ट ये बना था, राइट। अब ये ईआरपी जो है एग्जैक्टली क्या है, ईआरपी बता सकते हो, सुना होगा आपने इससे पहले ईआरपी, सुना है? यस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यस, ईआरपी मतलब क्या है यहाँ पे, ई मींस इंटरप्राइज, ओके। ईआरपी, ईआरपी का मतलब क्या है यहाँ पे फिर, इंटरप्राइज रिसोर्स, यस, रिसोर्स प्लानिंग। एक मिनट डिस्टर्ब करूं क्या? यस, क्लास कितने बजे चालू आज? अभी स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट हुए। yes. मेरे पास टाइम आया था 6:30 बजे, हाँ, और अभी 6:30 अभी हो गए। हाँ, नहीं 6:30 का भी स्टार्ट हुआ है। लास्ट संडे को भी मेरे को बोला था 6 बजे आना, और दोपहर को 2 बजे तक, तो फिर मतलब नहीं बनता ना। मैं अभी देखो लास्ट लेक्चर में जो हुआ था ना वो भी मैं अभी कवर कर रहा हूँ इसी में। नहीं ठीक है, एक्चुअली मैं तो सैप में काम कर चुका हूँ, ओके, मेरे को वो सब मालूम है, लेकिन बेसिक मेरे को नहीं, देखो बैच का टाइमिंग जो है आपका वो 6 to 8 रहेगा। ओके, 6 to 8 रहेगा, लेकिन आज क्यों आपको टाइमिंग बताया था 6:30 का, क्योंकि इससे पहले जो बैच चल रही थी आपके पहले 6 to 8 के टाइम स्लॉट में, तो वो बैच आज एंड होने वाले थे, तो इसीलिए आपको 6:30 का टाइम बताया था। और ये जो है ये बेसिक चीज है, जैसे एसीपी ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप कोर्स अगर ज्वाइन किया आपने तो ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा फुल फॉर्म एसीपी का क्या है या ईआरपी क्या है, वो तो पता ही होगा आपको। ओके, यस, और कोई कंसर्न इसके अलावा? वही लास्ट टाइम मेरे को टाइम पता चला, आज भी मेरे को लगा 6 बजे चालू हो गया। 6 नेक्स्ट लेक्चर से आपका सेम टाइमिंग यही रहेगा 6 to 8। ओके, कल शाम को, हाँ वो कल से वही बता रहा हूँ, कल से 6 to 8 टाइमिंग रहेगा आपका, तो 6 to 8 टाइमिंग रहेगा, और एक 5 मिनट आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, मतलब स्टार्ट करने के लिए लेक्चर। ओके सर, ये जो आज जो मुझे लिंक मिली है उसी लिंक पर कल भी ज्वाइन करना है ना, क्योंकि लास्ट वीक अलग लिंक दी थी, फिर मुझे काफी वेट करना पड़ता है कि लिंक आएगी देन आई विल ज्वाइन। तो कल सेम लिंक से ज्वाइन करो। और अभी तक आपको ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है क्या? नहीं, कोई ग्रुप बना नहीं है। ग्रुप बना है, एक बार आपके काउंसलर से बात कर लो और उन्हें पूछो ग्रुप में ऐड करने के लिए। ओके, ठीक है। और कल सेम लिंक से ज्वाइन करो। ओके, एवरी वीक न्यू लिंक आता है क्या हर हफ्ते के लिए? हर वीक न्यू लिंक आएगी, लेकिन कल के लिए सेम से ज्वाइन करो, सेम लिंक से। ठीक है। ठीक है, अभी इसके अलावा अगर और कोई डाउट हो तो बाद में पूछिए। ओके, तो देखो ईआरपी का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है एंटरप्राइज मतलब? बस ओके, देखो इंटरप्राइज मतलब क्या होता है, कंपनी, फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बाद रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, जैसे रिसोर्सेज जैसे। यस, ओके, तो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एक कंपनी में रिसोर्सेज कौन से होते हैं फिर, मैन पावर, मटेरियल, मनी, मशीनरीज, मार्केटिंग मेथड्स, ये सभी क्या होते हैं कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं। देन प्लानिंग मतलब क्या, वेल यूटिलाइजेशन। प्लानिंग मतलब क्या रहेगा आपका, ये वेल यूटिलाइजेशन। तो ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं फिर, कॉमनली हम बात करें, ये सिर्फ एसीपी नहीं है, जो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर है एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है उसके लिए उसके लिए यूज होता है। करेक्ट, ओके। तो ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं फिर, आपकी जो कंपनी है उस कंपनी में जितने भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस कौन से फिर, ये मटेरियल, मैन पावर, मनी, मशीनरी, मार्केटिंग मेथड्स, ये सभी रिसोर्सेस की वेल प्लानिंग करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे आपने मार्केट में सुना होगा कि टैली आपने सुना होगा,
टैली क्या है, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर से। उसके बाद में भी आपने ओरेकल सुना होगा, ओके, ओरेकल भी क्या है, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये सभी ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आपका म्यूट कीजिए प्लीज, अगर कुछ बोलना है पूछना है तो फिर से ऑन कीजिए। ओके, तो ये सभी ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं, एक कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज की वेल प्लानिंग या वेल यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ओके, और अब ये जो एसीपी है, एसीपी क्या करता है, यहाँ पे मार्केट में एसीपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फिर इसका भी यूज क्या रहेगा, फिर ये जो एसीपी का प्रोडक्ट है, एसीपी ईआरपी जो है, इसका यूज क्या रहेगा, फिर एक कंपनी की रिसोर्सेज मैनेज करना। ओके, और अगर आप मार्केट में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ईआरपी प्रोवाइडर्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मेजरली अगर आपने में भी सुना होगा, टैली आपने मोस्टली सुना होगा, राइट, या इसके अलावा आपने ओरेकल सुना होगा, राइट, या इसे क्या कहा जाता है, ओरेकल फाइनेंस भी कहा जाता है। इसके बाद आपने जावा सुना होगा, राइट, वैसे तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, और ये कंपनी क्या करती है, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर भी ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपने डॉट नेट सुना होगा मे बी, ओके ओके। इसके अलावा क्या है, देखो, टैली, ओरेकल, जावा, डॉट नेट, उसके बाद सेलफोर्स, उसके बाद सर्विस नाउ, वर्कडेज, सेज, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365, ओके, या इसके अलावा जेडी एडवर्ड्स है, बान है, ओके। तो ये सभी कंपनी जो है ये क्या करती है, ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, और इन सभी का पर्पस क्या है, एक ही सिंगल पर्पस है। क्या सिंगल पर्पस है, तो एक कंपनी के रिसोर्सेज मैनेज करना, राइट। लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है, या सबसे ज्यादा अगर कोई यूज किया जाता है, तो वो कौन सा यूज किया जाता है कंपनीज में, एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो आपका, ये लगभग 180 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, और इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है, 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? यस। और इसके अलावा और क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, तो एक कंपनी का जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज एक कंपनी में की जाती है, वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज आप इस सिंगल एसीपी के सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। अभी अगर आप कॉमनली देखोगे तो कोई भी एक कंपनी जो है, एक कंपनी में कॉमन बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, क्या एक्टिविटीज की जाती है एक कंपनी में? अकाउंटिंग और Yes. मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग रहेगा, और अकाउंटिंग और मैन पावर मैनेजमेंट, उसके लिए ये 4 रिलेटेड एक्टिविटीज रहेगी। और इस प्रोडक्शन प्लानिंग, या सिर्फ प्रोडक्शन हम कहते हैं इसे, सपोज, ठीक है, मतलब जो भी फिनिश प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, इसे क्या कहते हैं? यस, मार्केटिंग और सेल्स होता है, राइट। इसके अलावा सेल्स, और इसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो परचेस भी होगा, राइट, परचेस। और क्या रहेगा, हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट, सपोज हम स्टोर ले लेते हैं, मतलब स्टोर रिलेटेड एक्टिविटी आपकी होगी, ओके। मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हो मतलब क्या, स्टोर रिलेटेड एक्टिविटी रहेगी, ओके। इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आईटी में हो, या किसी भी सेक्टर में हो, तो उन सभी कंपनीज में ऑलमोस्ट ये एक्टिविटीज की जाती है, ओके। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि जो इसके अलावा आपकी रन हो सकती है। आपकी बैग दिखेगा वहां से, आपको स्क्रीन दिखेगी, ठीक, यहाँ पे बैठी ऐसा, वही मैं बेसिक से ही कवर कर रहा हूँ। इथून येता येईल का तुम्हाला समोरून? इकडे चालायचं माझे पूर्ण तिकडे पुढून जा, पुढून.
कैसे कम करने? आज के दिन एडजस्ट करो, हमारी लैब वो थी लेकिन वहां पे एसी खराब हो चुका है। ठीक है, ओके। तो क्या देख रहे थे हम? बेसिक बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है कंपनी में किसी भी, वो कौन सी होती है वो हम देख रहे थे, राइट। तो कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो उस कंपनी में क्या किया जाता है? अकाउंटिंग की जाती है, राइट। उसके बाद एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज रहेगी पीपल मैनेज करने के लिए, प्रोडक्शन रहेगा, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे वहां पे, मार्केटिंग रहेगी, सेल्स रहेगा, परचेज, स्टोर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सभी एक्टिविटी जो है किसी भी कंपनी में आपको करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंपनी आईटी में हो या फार्मास्यूटिकल में हो, केमिकल में हो, ऑयल एंड गैस में हो। हर एक कंपनी में आपको ये एक्टिविटी जो ये करनी ही पड़ेगी, राइट। और अगर एक कंपनी में ये सभी एक्टिविटीज अगर की जाती है तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इसका रिकॉर्ड्स भी रखना पड़ेगा कहीं पे। आप एक बुक में रिकॉर्ड रख सकते हो इन सभी एक्टिविटी का। एक बड़ी कंपनी जो है, इसी बड़े कंपनी का एक बुक में रिकॉर्ड आप रख सकते हो क्या? जैसे आप एक शॉप चलाते हो तो शॉप चलाते समय आप क्या कर सकते हो? अगर आप किसी को, मतलब आपके कोई रिलेटिव या जो भी आपके नजदीक के पर्सन है, वो अगर आपसे कोई उधारी में कोई प्रोडक्ट अगर ले जाता है तो आप क्या कर सकते हो? एक नोटबुक पे नोट करके रख सकते हो कि इस पर्सन ने इतने इतने अमाउंट का प्रोडक्ट लेकर गया है सपोज, और उसे वो पैसे कब देने वाला है वो भी आप रिकॉर्ड करके रखोगे। लेकिन क्या एक किसी भी एक कंपनी के लिए ये पॉसिबल है क्या बुक कीपिंग करना? नहीं है पॉसिबल, राइट। और इसीलिए क्या किया जाता है फिर ऐसे कंपनीज में, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए, ओके। और देखो ये जो एक्टिविटीज की जाती है फिर, जैसे अकाउंटिंग की जो एक्टिविटीज की जाती है, मोस्टली अकाउंटिंग के लिए जो छोटी कंपनीज होती है उसमें क्या किया जाता है? टैली यूज किया जाता है, या ओरेकल जो है ये ओरेकल यूज किया जाता है, राइट। मतलब देखो ये जो बाकी के जो कंपनीज है, बाकी के जो ईआरपी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ओरेकल या टैली, जावा, डॉट नेट, बान, ये कंपनीज क्या करती है? लिमिटेड किसी एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप टैली देखोगे तो मोस्टली टैली किस लिए यूज किया जाता है? अकाउंटिंग पर्पज के लिए, ओके। ओरेकल भी मोस्टली यूज किया जाता है अकाउंटिंग पर्पज के लिए। या इसके अलावा अगर आप देखोगे जो बान सॉफ्टवेयर एक होता है, तो बान किस लिए यूज किया जाता है? प्रोक्यूरमेंट के लिए, मतलब परचेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ओके। इसके अलावा पीपल सॉफ्ट है, ओके। पीपल सॉफ्ट भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो वो पीपल सॉफ्ट किस लिए यूज किया जाता है? एचआर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए, राइट। मतलब क्या, मार्केट में जो भी अदर ईआरपी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है अदर देन एसएपी, तो वो क्या करते हैं? किसी एक फंक्शनैलिटीज के लिए या कोई एक रिसोर्स उस कंपनी का मैनेज करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसी जगह पे एसीपी जो है, एसीपी क्या करता है? आपको ये ऑल इन वन सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब एक कंपनी में ये जो मेन एक्टिविटीज की जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज जो की जाती है, वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज आप एसीपी के सिंगल सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो, ओके। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है फिर एसीपी का? एसीपी ईआरपी, ओके। यहां तक क्लियर? यस। और देखो इसके लिए क्या होता है फिर, अभी एसीपी में ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज जो की जाती है, ये बिजनेस एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए एसीपी में मॉडल्स होते हैं, फंक्शनल मॉडल्स। यहाँ पे मॉडल्स का मतलब क्या? एक कंपनी में जो बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, जैसे अकाउंटिंग की जाती है, राइट। तो एसीपी ने क्या किया है? मॉडल जो यहाँ पे डिसाइड किया है एसीपी ने, वो कैसे किया है? कंपनी में जो बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है उस बिजनेस एक्टिविटीज के बेसिस पे कंपनी ने मॉडल डिसाइड किए, ओके। और कौन से मॉडल डिसाइड किए फिर? तो देखो मेनली दो टाइप के मॉडल्स है एसीपी में। फर्स्ट कौन से है? फंक्शनल मॉडल, और सेकंड टेक्निकल मॉडल। तो देखते हैं कौन से फंक्शनल मॉडल और टेक्निकल मॉडल, राइट। तो फंक्शनल मॉडल जो है, इस फंक्शनल मॉडल कौन कौन से आते हैं फंक्शनल मॉडल में, बता सकते हो? Yes. Management, sales and distribution, product planning, हम्म, quality management, HR. ओके। तो देखो कौन कौन से आते हैं मॉडल्स इसमें? फीको, एम, एस डी, पीपी, क्यूएम, इसके अलावा एचआर या इसे ही कहा जाता है एचसीएम, ओके। और ऐसे ही एसीपी में 34 प्लस फंक्शनल मॉडल्स अवेलेबल है, ओके। और ये हर एक मॉडल का यूज करके आप क्या कर सकते हो? कंपनी की एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी जो है ये आप मैनेज कर सकते हो। 2 मिनट।
34 मॉडल्स का मिलेगा लिस्ट? लिस्ट मिलेगी ना, लेकिन इतने सभी ज्यादा मतलब यूज नहीं किए जाते। जो मोस्टली यूज किए जाते कौन से वो ये ठीक है, मैं जानकारी की हमें दिखा देता हूँ आपको, सिस्टम पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और 2 कैंडिडेट आने वाले थे। ओके तो देखो फंक्शनल मॉडल कौन कौन से एसएपी में, फिको, एमएम, एसडी, पीपी, क्यूएम, ये 4। ओके या इसके अलावा भी लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन का होता है, इसके अलावा डब्ल्यूएम होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो इससे कितने मॉडल्स अवेलेबल इसमें? 34 प्लस फंक्शनल मॉडल्स अवेलेबल है। लेकिन इसमें से ये 4 अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और उसमें से भी इन चारों में से भी सबसे ज्यादा अगर कोई यूज किया जाता है तो वो है फिको का। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है मार्केट में कि जो विदाउट अकाउंटिंग की चल सकती है। क्या चलती है? कोई कंपनी नहीं चल सकती, राइट। तो जहां पे भी आप मतलब एक कंपनी में अगर एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है तो वहां पे फिको का मॉडल रहेगा ही रहेगा। विदाउट फिको या विदाउट फाइनेंस किसी भी कंपनी का बिजनेस रन नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उस कंपनी में मटेरियल परचेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या हो सकता है आपको मटेरियल या कोई सर्विस सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फाइनेंस जो है वहां पे आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। इसलिए ये जो मॉडल्स ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फिको। और फिको का मतलब क्या है फिर यहाँ पे, क्या फुल फॉर्म फिको का? यस यस, नहीं पता? फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग। यस, फिको क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो फिको मतलब क्या है फिर? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मॉडल किस लिए यूज किया जाता है फिर? तो एक कंपनी में ये जो अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, तो ये अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए फिको इस मॉडल का यूज किया जाता है। ओके इसके बाद है सेकंड एमएम। एमएम मींस क्या है फिर यहाँ पे? मटेरियल मैनेजमेंट। एमएम मींस मटेरियल मैनेजमेंट। और इस मटेरियल मैनेजमेंट मेनली 2 एक्टिविटी होती है, एक होती है परचेस और दूसरा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये 2 मॉडल का मतलब इस मॉडल का यूज करके 2 मेन एक्टिविटी आप हैंडल करते हो, एक तो परचेस और दूसरा स्टोर मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट आएगा। ओके यस। और इसके अलावा क्या है सेकंड थर्ड मॉडल कौन सा है? एसडी। एसडी का मतलब क्या है फिर यहाँ पे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस मॉडल का यूज किस लिए किया जाता है? एक कंपनी में जो आप सेल्स करते हो, मतलब सर्विस सेल करोगे या कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, तो उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन आपको हैंडल करने या ट्रांजैक्शन उसके जो मैनेज करने आपको, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एसडी मॉडल का यूज करोगे। और पहले तो ठीक है सेल्स एक एक्टिविटी हुई आपकी, इसके अलावा मेन एक्टिविटी क्या रहेगी? सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे करना है, ओके किस चैनल के थ्रू आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप सेल्स का देखोगे तो क्या होता है? जोन होते हैं, सेल्स जोन होते हैं आपके, या रीजन्स होते हैं, राइट। उसके अंदर फिर आपके सेल्स ऑफिसेस रहेंगे, और उस तरह से आपको किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से वो प्रोडक्ट आपको उस कस्टमर तक पहुंचाना है, वो आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके तो वो एक्टिविटी कहाँ पे की जाती है? आपकी सभी एसडी मॉडल में की जाती है। ओके इसके अलावा नेक्स्ट है पीपी। पीपी मींस क्या है यहाँ पे? ये प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग में? यस क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग में? नहीं बता। जितना फिनिश गुड्स आया है उसका इन्वेंटरी पूरा मैनेज करना और उसका प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप के अकाउंट मींस मेंटेन करना प्रोडक्ट। ओके ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब ऐसा है कि कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या ABCD जो चीज लगती है, यस करेक्ट, वो उसको हम अभी 1 महीने का सपोज हम लेते हैं कि दिस मंथ में हमको इतना प्रोडक्शन करना है,
करेक्ट, तो उसका मटेरियल कितना लगता है, वो हम्म, हमारे इन्वेंटरी में है कि नहीं, करेक्ट, उसके परचेस ऑर्डर बनाने की नहीं, वो सब हमको उसमें पीपी में करना पीपी में करना पड़ता है, राइट। देखो एग्जांपल के लिए आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे मान लो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लैपटॉप आपको बनाना है। क्या करना है आपको, एक लैपटॉप बनाना है। ये लैपटॉप बनाने के लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट लगेगा, मतलब सब पार्ट जो एक लैपटॉप के, जैसे डिस्प्ले रहेगा, बैटरी रहेगी, मदरबोर्ड रहेगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको एक लैपटॉप बनाने के लिए चाहिए। और मान लो आपके पास जो है एक ऑर्डर आई है, किसी कस्टमर से एक ऑर्डर आई है, उन्हें क्या करना है, 100 लैपटॉप जो है आपसे परचेस करने। तो अभी आपके पास मान लो ये 100 लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, आपकी कंपनी में ये 100 लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन की टीम होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जो टीम होती है आपकी, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये 100 लैपटॉप की उन्हें असेंबली करनी पड़ेगी। 100 लैपटॉप जो इन्हें फिनिश प्रोडक्ट उन्हें वो बनाना पड़ेगा। तो ये फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी आपको बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए। तो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको प्लानिंग किस लिए करनी है, अभी 100 प्रोडक्ट के लिए। और ये जो प्लानिंग करोगे, इसमें क्या करोगे फिर आप, ये 100 प्रोडक्ट आपको कब तक फिनिश बनाने, कब तक वो डिलीवर करने आपको, राइट। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। मान लो आपके पास एक दिन में सिर्फ 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे आपको 100 प्रोडक्ट अगर आपको बनाने हैं तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। और उसके लिए इसके अलावा क्या रहेगा आपको, मतलब सब कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से लगेंगे, जैसे डिस्प्ले पैनल रहेगा आपका, बैटरी रहेगी, कीबोर्ड रहेगा, राइट, या कैमरा वगैरह रहेगा इसका। तो ऐसे कंपोनेंट जो है, जितने भी एक लैपटॉप बनाने के लिए जितने कंपोनेंट आपको चाहिए, वो सभी कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर कंपोनेंट वो सभी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे। और अगर वो कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, परचेस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको किस कंपोनेंट की जरूरत है। ओके, और वो कंपोनेंट अगर परचेस करने तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कि हमारे पास वो कंपोनेंट परचेस करने के लिए बजट अवेलेबल है या नहीं। ओके, यस। तो ये सभी कहाँ पे रहेगा आपका, प्रोडक्शन प्लानिंग में, राइट। ये देखो, ये जो मेन एक्टिविटी जो की जाती है कंपनी में, ये प्रोडक्शन की, वो कहाँ पे हैंडल करोगे आप, पीपी मॉडल के थ्रू आप वो हैंडल करोगे, राइट। इसके अलावा भी नेक्स्ट क्या है, क्यूएम। क्यूएम मतलब क्या होता है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है इसमें, अभी ये जो 100 लैपटॉप बने हैं, वो एज पर क्वालिटी बने कि नहीं देखना पड़ेगा कि करेक्ट, उसके सब डिफेक्ट है कि क्या, की फंक्शन हो रहा है कि नहीं, या जो भी है उसमें। हाँ, मतलब सभी क्वालिटी आपको, ओवरऑल क्वालिटी उसकी चेक करनी पड़ेगी। जैसे आप ये लैपटॉप बनाकर ये मार्केट में सेल करोगे, राइट, तो मार्केट में सेल करने से पहले इस लैपटॉप की, मतलब जिस तरह से एक्सपेक्टेड क्वालिटी है वो है या नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यूएम मॉडल है, क्यूएम मॉडल का आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने, ठीक है, 100 लैपटॉप आपने बनाए, तो कितने लॉट आपने चेक किए, कितने लॉट आपके चेक करना बाकी है, या किस, अगर किसी लॉट में कोई एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली किस लॉट में है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ओके, ये सभी एक्टिविटीज मैनेज की जाती है आपकी क्यूएम में। या इसके अलावा क्या रहेगा और, तो जैसे आप मटेरियल परचेस करते हो, तो मटेरियल परचेस करने के बाद डायरेक्टली यूज करोगे क्या आप, क्यूएम में पहले चेकिंग, हाँ, पहले क्या किया जाएगा, क्यूएम में चेक किया जाएगा, उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, और उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करोगे, राइट। वो परचेस करने के बाद वो जो एंट्री होगी उसके सामने वो क्यूएम का भी रहेगा कि करेक्ट, क्यूएम ने अगर ओके किया है तो ये आगे प्रोडक्शन के लिए जाएगा या पेमेंट के लिए जाएगा। यस। अभी वो लॉजिस्टिक की बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। पहले क्या होगा, जब गुड रिसीव करते हो तो आपको क्यूएम में क्वालिटी चेक करने के लिए पहले रिसीव करना पड़ेगा। वहां से जब अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद आप उसे कंजम्पशन के लिए दोगे, नहीं तो एक स्टोर में स्टोर करके रखोगे। अभी वो सभी एक्टिविटी आपकी आई है लॉजिस्टिक में। हम कौन सा सीखने वाले यहाँ पे, अकाउंटिंग, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉजिस्टिक के तरफ हम थोड़ा सा न जाकर हम जाएंगे अकाउंटिंग की तरफ। यहाँ तक क्लियर ही है, यस। लेकिन देखो, अभी यहाँ पे ये जो सभी एक्टिविटीज आपकी हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे एचआर में आपकी एक्टिविटीज होगी, कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग में कोई एक्टिविटीज होगी, जैसे आप ये 100 लैपटॉप अगर आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या लगेगा, आपको कोई मैन पावर लगेगी, कुछ मशीनरीज आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी। अगर मशीनरीज ऑपरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो उसके बिल पे करने पड़ेंगे। लेकिन एग्जैक्टली बिल कितने पे करने, इलेक्ट्रिसिटी के कितने पे करने, लेबर्स के कितने बिल पे करने, इसके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। ये कहाँ पे रखोगे फिर, अकाउंटिंग में। और उसके लिए क्या करोगे फिर आप यहाँ पे, फिको का मॉडल आप यूज करोगे।
ओके इसके अलावा ठीक है, आप यहाँ पे मटेरियल परचेस करते हो एक वेंडर से, लेकिन जिस वेंडर से आपने मटेरियल परचेस किया है उसे पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो वो पेमेंट करने का काम भी किसका रहेगा? फाइनेंस पर्सन का, पेमेंट रिलीज करने का, राइट। या इसके अलावा आप सेल्स में क्या कर रहे हो, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो कस्टमर को अगर प्रोडक्ट सेल किया है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की पेमेंट जो वो भी रिसीव करनी पड़ेगी, तो वो कहाँ पे किया जाएगा? अगेन फिको में किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। और देखो ये सभी मॉडल्स का यूज करके फिर आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी की जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो आप मैनेज कर सकते हो एसएपी के सिंगल सॉफ्टवेयर में। यहाँ तक क्लियर? यस। और देखो इसके अलावा अभी मान लो आपके पास मतलब एक कंपनी जो है, एक कंपनी का बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो बिजनेस आप ये जो एसएपी के स्टैंडर्ड फंक्शन मॉडल है, इसमें से किसी भी फंक्शनल मॉडल का यूज करके आप उस कंपनी का बिजनेस मैनेज नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे अभी? तो पहले वो कंपनी के बारे में जानकारी देंगे कि क्या करते हैं, करेक्ट। उसके बाद फिर उसके लिए हाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट, कि उनको क्या प्रोडक्ट देना है या सॉफ्टवेयर देना है, देन वी हैव टू। करेक्ट, मतलब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, ओके और ऐसी कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज है जो आप इस एसीपी के सॉफ्टवेयर में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये पहले तो समझना पड़ेगा, राइट। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है सामने वाले की, और वो जो रिक्वायरमेंट है फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज तो आप करोगे, लेकिन कस्टमाइज करके भी अगर उस कंपनी का बिजनेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या करोगे? डेवलपमेंट। कस्टमाइज और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें। कस्टमाइज मतलब क्या, जो अवेलेबल है उसी में कुछ चेंजेस करके बिजनेस रन करना उस पे। डेवलपमेंट मतलब क्या, कंप्लीटली न्यू फंक्शनैलिटी बिल्ड करना, राइट। और देखो उस तरह के अगर कोई सिनेरियो आता है, जैसे अगर आप देखोगे तो अभी के सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो कंपनी के बिजनेसेस जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, राइट। और इसी कंडीशन को टैकल करने के लिए फिर एसएपी ने क्या किया है, कुछ टेक्निकल मॉडल्स भी एसएपी ने दिया है। और टेक्निकल मॉडल में मोस्टली दो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हैं, एक है उसमें से ABAP और दूसरा है बेसिस। ओके ये दो मॉडल जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं टेक्निकल साइड में। अभी इसमें से ABAP जो है, ABAP क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। ओके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज करते हो आप? एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। ओके तो उसी तरह से एसीपी के जो भी प्रोडक्ट है या जो भी एप्लीकेशन एसीपी के डेवलप किए गए वो कैसे डेवलप किए हैं? इस ABAP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वो डेवलप किए, राइट। और ABAP का मतलब क्या है यहाँ पे फिर? एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ओके ABAP का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिर ये किस लिए यूज की जाती है? तो जो भी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके अभी एसएपी ईआरपी क्या है? एक ईआर मतलब इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेवलप करने के लिए ABAP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज करोगे, राइट। और ये लैंग्वेज यूज आप फिर से कहाँ पे करोगे? ठीक है एक कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है एसीपी का या जो स्टैंडर्ड फंक्शनल मॉडल है ये, इसमें अगर आपको कोई फंक्शनलिटी ऐड करने की जरूरत पड़ रही है तो वो करने के लिए भी आप क्या करोगे? ABAP इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो, जनरल मान लो आपको क्या करना है, जनरल लेजर का ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, और स्टैंडर्ड एसीपी में जनरल लेजर का ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए मान लो फॉर एग्जांपल 99 लाइन आइटम जो है आप एट अ टाइम एंटर कर सकते हो, राइट। मतलब 99 लाइन आइटम मतलब क्या, एक ट्रांजेक्शन आपका रहेगा। जैसे मान लो आपको क्या करना है, 100 वेंडर की या कस्टमर की पेमेंट आपको एट अ टाइम रिलीज करनी है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड एसीपी कितना प्रोवाइड कर रहा है? सपोज 99 प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपको एट अ टाइम कितनी करनी है? 100 या 100 से ज्यादा आपको एट अ टाइम पेमेंट पोस्ट करनी है। लेकिन ये फंक्शनैलिटी जो है ये 99 के ऊपर मतलब जो ऐड करना है आपको वेंडर्स या कस्टमर, वो ऐड करने के लिए मान लो स्टैंडर्ड एसीपी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिर ABAP इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप इस नंबर को एक्सटेंड कर सकते हो। ओके इसके लिए क्या करना पड़ता है फिर? इनहांसमेंट, वो सभी कंप्लीटली आएगी आपकी ABAP मॉडल में। ओके ABAP इस प्रोग्रामिंग मॉडल में आएगी। लेकिन एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट आपको एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट उन्हें देनी पड़ेगी। देखो रिक्वायरमेंट किसे जनरेट होगी है? आपको क्या करना है? 100 से ज्यादा वेंडर का पेमेंट एट ए टाइम पे करना है,
लेकिन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर वो आपको अलाउ कर रहा है क्या 99 से ऊपर वेंडर ऐड करने के लिए? नहीं कर रहा है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जो आपको एक्सटेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, इस टेक्निकल कंसल्टेंट को आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, और बाद में ये क्या करेंगे, फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, पहले तो रिक्वायरमेंट समझ लेंगे वो कि क्या है एग्जैक्टली, और अगर उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी अवेलेबल है तो कुछ इनहांसमेंट वगैरह अगर अवेलेबल होगी तो वो इनहांसमेंट आपको कर देंगे, और अगर इनहांसमेंट स्टैंडर्ड इनहांसमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो उन्हें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर? फिर ये सभी मॉडल्स, यस। और इसके अलावा लास्ट जो है ये बेसिस, बेसिस किस लिए यूज किया जाता है फिर? यस, तो फुल फॉर्म क्या है बेसिस? बेसिस का फुल फॉर्म नहीं देखा मैंने, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा कुछ तो था, याद नहीं अभी मुझे उतना कंप्लीटली। ओके, लेकिन देखो इस मॉडल का यूज क्या रहेगा, कहाँ पे यूज किया जाता है इसका? तो जैसे आप क्या करोगे, एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट आप यहाँ पे एचसीपी का सॉफ्टवेयर यूज करोगे, यहाँ पे आप फिको का कुछ डेटा जनरेट करोगे, फाइनेंस का डेटा कुछ जनरेट करोगे, परचेस का डेटा आपका जनरेट होगा, राइट? तो वो सभी डेटा एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर करना है, राइट? तो ये डिसीजन लेने का काम किसका होता है? ये होता है बेसिस पर्सन का। मतलब आपके जो डेटाबेस के कनेक्शंस किए जाते हैं या जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर पा रहे हो, उसमें आपको एक यूजर आईडी दी जाएगी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, और उसमें भी क्या होता है, आपको अगर आप एज अ एंड यूजर वर्क कर रहे हो तो आपको क्या किया जाता है, वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कुछ ट्रांजैक्शन यूज करने से। मतलब सभी ट्रांजैक्शन का एक्सेस आपको नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ही आपको एक्सेस दिया जाता है, मतलब उसे कहा जाता है ऑथोराइजेशन, राइट? उसे क्या कहा जाता है? ऑथोराइजेशन। तो फिर ये जो ऑथोराइजेशन का जो काम होता है, ये ऑथोराइजेशन का वर्क किसे करना पड़ता है? इस बेसिस पर्सन को करना पड़ता है। वो चेयर ऐसे लो, देखेगी आपको स्क्रीन वहां पे? नहीं तो चेयर ऐसे ला, हाँ दिख रही है। दिख रही है? थोड़े से ऐसे कर लो चेयर। कल दूसरे लैब ले लेंगे हम, वैसे भी हमारी लैब हो वहां पे एसी नहीं चल रहा, चलेगा तो बैठूंगे नहीं बैठेंगे। इससे अलावा दूसरे लैब भी है ना हमारे पास बड़ी भी। ठीक है, यस। क्या बता रहा था मैं? ये बेसिस के बारे में, बेसिस के बारे में, डाटा yes. कहाँ स्टोर करना है, ये क्या? करेक्ट। तो देखो ये जो डेटा आप जनरेट करने वाले हो आपकी कंपनी में, मटेरियल के रिलेटेड डेटा रहेगा आपका, वेंडर, कस्टमर या जनरल लेजर अकाउंट, इसके रिलेटेड जो आपका डेटा रहेगा, वो सभी डेटा आपको कहाँ पे स्टोर करना है वो डिसीजंस लेते हैं ये, या जो डेटाबेस के साथ आपके कनेक्शंस बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर के, वो बनाए जाते हैं बेसिस पर्सन के थ्रू। या इसके अलावा आपको जो यूजर आईडी दी जाती है सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए, या जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने वाले हो, रिकॉर्ड करने के लिए जो यूजर आईडी आपको दी जाती है, तो किस यूजर आईडी के लिए कौन से ट्रांजैक्शन का एक्सेस होना चाहिए, ये भी डिसाइड करते हैं ये बेसिस पर्सन। ओके, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है वो बेसिस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा? जो इनिशियल जो सेटअप होता है आपके सॉफ्टवेयर का, मतलब जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉलेशन करने के बाद इसे इसके सर्वर्स आपको कनेक्ट करने हैं, राइट, डेटाबेस के साथ, तो ये काम करना पड़ता है यहाँ पे। अभी इसमें वो लेजर विजर क्रिएशन इसमें आता है, वो यहाँ पे करेंगे हम फिको में। देखो बेसिस में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ना, वो इसमें क्या है, वो किसी को अभी पूरा हर चीज नहीं दे सकते, खाली इसको मटेरियल मैनेजमेंट का इसको काम देना है, तो खाली वो दैट विल रिस्ट्रिक्ट अप टू मटेरियल, बाकी करेक्ट, ही विल नॉट गो फॉर फाइनेंस और ऐसे कुछ नहीं करेगा। करेक्ट, क्लियर यहाँ तक? ओके, अभी हमें इसमें से हमें डिटेल में कौन सा मॉडल सीखना है? फिको। हाँ, तो इसके सगळे मराठी की सगळे मराठी आहे ना? तुम्ही मी पण आपण मराठी कई बार क्या होता है कि ठीक है अभी तो आप सभी हो गए, लेकिन आगे चलकर कुछ हिंदी वाले भी आ जाएंगे,
तो फिर उन्हें समझना थोड़ा सा। हाँ। ठीक है, आपको अगर बात करनी है तो मी तर हिंदी मी तर डिफेन्स मध्येच राहणार आहे, मला तर उलट आवडेल, पण नहीं चलेगा, कोई भी लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी आती है मराठी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लेकिन अभी मैं लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आगे चलकर आपके बैच में कोई हिंदी वाले ऐड होते तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगा। ओके, यस, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है अभी, फिको क्या होता है, फिको, फिर फिको का मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें से देखो फिको में जो एफआई है, एफआई का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, एफआई मीन्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सीओ मतलब है कंट्रोलिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखो ये वैसे तो पहले ईसीसी में क्या था, ये जो फिको कहा जाता था, ये कहा जाता था ईसीसी में। ओके, जो आप फिको सुनते आ रहे हो अभी तक, तो इसका नेम जो है ये कहाँ पे कहा जाता था, इसे ईसीसी में, राइट। लेकिन हम अभी कौन सा सीख रहे हैं, S/4HANA, मतलब ईसीसी का ही अपडेटेड वर्जन, S/4HANA। ओके, हाना ये डिफरेंट है, S/4HANA ये डिफरेंट है। हम आएंगे प्रोडक्ट पे, हम आएंगे कि एसीपी की जो प्रोडक्ट है, हमने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे। ओके, हम फिर से आएंगे प्रोडक्ट पे, राइट। तो देखो इसे ही S/4HANA में क्या कहा जाता है, ये जो फिको है, फिको को ही S/4HANA में क्या कहा जाता है, S/4HANA फाइनेंस। ओके, S/4HANA फाइनेंस। ओके, ये जो फिको है, फिको मॉडल को ही S/4HANA में क्या कहा जाता है, S/4HANA फाइनेंस। ओके, और देखो ये जो है यहाँ पे क्या होता था, पहले ईसीसी में क्या होता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दो सेपरेट मॉडल थे, सीओ और एफआई, ये पहले दो सेपरेट मॉडल थे। लेकिन S/4HANA जो है, इस S/4HANA में क्या किया, उन दोनों को भी मर्ज कर दिया, उन दोनों को भी, राइट। पहले ये दोनों सेपरेट थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग, लेकिन S/4HANA में उन दोनों को भी कंबाइन कर दिया है। ओके, और इसीलिए ये कंबाइन जो कर दिया है, इसे जो कंबाइन कर दिया है, तो इसीलिए क्या हुआ है, बहुत सारे टेबल्स वगैरह जो है आपके, वो भी मतलब कुछ टेबल इलिमिनेट हुए, कुछ टेबल न्यू मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किए डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे पहले क्या होता था, बहुत सारा डेटा जो है, इन दोनों मॉडल का डेटा जो है वो अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता था। तो इसकी जगह पे उन्होंने क्या किया, एक मेन टेबल जो होता है यहाँ पे, एसी डोका। ओके, ये एक टेबल यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया S/4HANA में, और इसी टेबल को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल जर्नल। ये टेबल एक इंट्रोड्यूस किया है, इस टेबल को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल जर्नल। क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या होता था यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो दो मॉडल्स थे, इन दो मॉडल का डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता था, अलग अलग टेबल्स में इनका डेटा स्टोर किया जाता था। लेकिन इसी जगह पे फिर उन्होंने क्या किया था, S/4HANA में वो सभी टेबल एलिमिनेट करके उसका सभी डेटा अभी बाद में स्टोर किया जाने लगा था एसी डोका इस टेबल में। अभी ये एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट आपको उतना जरूरी नहीं है कि कौन सा टेबल किस लिए यूज किया जाता है, ये कब जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब अगर आपको किसी मतलब कोई स्पेसिफिकेशन अगर आपको देने है डेवलपमेंट के लिए, मतलब फाइनेंस मॉडल में अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करके लेनी है, तो उस समय आपको ये टेबल्स वगैरह पता होना चाहिए कि कौन सा टेबल किस लिए रहेगा। तो अभी के लिए तो इस पे फोकस मत करो कुछ, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर, ये राइट। अभी इसके बाद देखो ये जो दो मॉडल्स है आपके यहाँ पे, इसे हम अभी भी हम क्या करेंगे, सेपरेटली ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो कंसेप्ट जो है दोनों भी अभी भी फाइनेंस में अवेलेबल है, S/4HANA में दोनों भी एज इट इज अवेलेबल है, बस उससे क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, राइट। वो कहाँ पे मर्ज किया है, क्यों मर्ज किया है, वो हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे वो पॉइंट आएगा तो तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अभी ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों भी किस लिए यूज किए जाते हैं, एक कंपनी में अकाउंटिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन इन दोनों में जो है डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है इस दोनों में, क्या डिफरेंस हो ये इसमें बता सकते हो, क्या डिफरेंस होगा। अभी कंट्रोलिंग बोला तो सपोज हम मार्केटिंग का बजट करते हैं कि इतना बजट है, तो जब एक बार वो बजट उतना क्रॉस हो गया तो उसके बाद वो कंट्रोल करेगा कि एंट्री नहीं करने देगा या कुछ ऐसे कि बजट बचाएगा कि आप एक्सीड कर रहे हो, ये सब। यस, ओके, देखो कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्लियर क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब जो भी आपके अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन रहेंगे वो रहेंगे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में।
लेकिन इसके अलावा कंट्रोलिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है, आपने मैनेजरियल अकाउंटिंग सुना होगा, सुना है मैनेजरियल अकाउंटिंग? आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, क्यों? नाही माहित सर, म्हणून बोललो ना. सांगा ना तुम्ही. ओके, सांगितलं लक्ष देईल. समझ रहे हैं ना हा, मुझे जो मी बता रहा फर्स्ट टाइमच पाहतोय म्हणजे जसं मी एचआर बेसिस मध्ये एचआर मध्ये आहे. हूँ? ओके, मतलब अकाउंटिंग के साथ आपको कोई मला संबंध आयडिया नहीं? नाही. ओके ओके, ठीक है, फिर ठीक है. ओके, कंट्रोलिंग को ही क्या कहा जाता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग, राइट. और मैनेजरियल अकाउंटिंग किस लिए यूज की जाती है फिर? क्या होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना। कंपनी के एक्सटर्नल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम वो रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि? इंटरनल. ओके, जैसे कि एग्जांपल बता सकते हो कोई? यस. परचेज अगर कुछ करना है तो परचेज डिपार्टमेंट से हमें जो ट्रांजैक्शन वगैरह कम्युनिकेशन करना होगा, जो एंट्रीज पास करनी पड़ेगी वो इंटरनल होगा. तो कंट्रोलिंग में इंटरनल जो ट्रांजैक्शन होगी कम इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो पार्ट है उसके लिए यूज करेंगे. ओके, ठीक है, सही है. देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इसमें से, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए यूज किया जाता है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए. ओके, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब कौन से होंगे फिर? ऐसा माइक म्यूट कीजिए प्लीज आपका. देखो, मान लो ये कंपनी आपकी, ओके, इस कंपनी में जो अकाउंटिंग होती है दोनों के लिए आप क्या करोगे, मतलब अकाउंटिंग के लिए दो मॉडल यूज करोगे. लेकिन इसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए यूज होता है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब कौन से फिर? जो ट्रांजैक्शन आपके कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है वो किसी बाहर के पार्टी के साथ हो रहे, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कंट्रोलिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है, इसका यूज कब करोगे फिर? आपके कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोलिंग मॉडल, राइट. ये एग्जांपल देखते हैं इसका. देखो, फर्स्ट जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा फिर? ये जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पे वेंडर के साथ, कस्टमर के साथ, या बैंक, या जो इन्वेस्टर है आपके कंपनी के, इनके साथ जो आपके ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. ठीक है, जो कस्टमर, वेंडर, बैंक या इन्वेस्टर के साथ आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन होंगे, वो आप रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. ओके, या इसके अलावा अभी क्या है यहाँ पे, क्या होगा, आपकी ये जो कंपनी, इस कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स रहेंगे, राइट. जैसे यहाँ पे रहेगा आपका सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, या यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट, परचेस डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे रहेगा, राइट. मतलब एक कंपनी में आपके ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे. और ऑब्वियसली अगर आप इस कंपनी का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो क्या होगा, आपके कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, राइट. अगर बिजनेस आपको कंटिन्यूअसली रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा बिजनेस रन करने के लिए, राइट. तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट पे, जो मतलब बिजनेस रन करते समय जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस या वो मतलब बिजनेस रन करने के बाद जो आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, वो रेवेन्यू होगा या जो एक्सपेंसेस आपके होंगे वो रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग मॉडल का यूज करोगे. मतलब इंटरनल ट्रांजेक्शन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या करते हो, मान लो ये जो वेंडर है, इस वेंडर से कोई प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, सपोज 50,000 रुपीज का. क्या करते हो आप, 50,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट जो है मान लो किसी वेंडर से आप परचेस करते हो, और ये वेंडर से परचेस करने के बाद आप इसे क्या करोगे, रिकॉर्ड तो करोगे कि एग्जैक्टली उस वेंडर से कितने अमाउंट का प्रोडक्ट आपने परचेस किया है. यहाँ पे कितने अमाउंट का परचेस किया है, मान लो हमने 50,000 का हमने परचेस किया है. तो ये रिकॉर्ड करते समय आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, कंट्रोलिंग में करोगे या अकाउंटिंग में करोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करोगे, राइट. क्यों? क्योंकि ये आपके कंपनी के बाहर हो रहा है ट्रांजैक्शन, वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए आप इसे रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी क्या होता है, कुछ सब मॉडल्स होते हैं, जैसे एआर, एपी, जनरल लेजर. तो उसमें से ये ट्रांजैक्शन आपका जाएगा अकाउंट पेएबल में. ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएगा आपका, एपी में जाएगा, अकाउंट पेएबल में ये ट्रांजैक्शन जाएगा, राइट. और ठीक है, मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट परचेस करके 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करके ये आपने स्टोर करके रखा है
आपके स्टोर डिपार्टमेंट में। क्या किया आपने, 50,000 का एक कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आपने लिया है, लेट्स सपोज आपने ऑफिस सप्लायर्स लिए हैं, मतलब ऑफिस की जो स्टेशनरीज वगैरह मान लो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया है, 50,000 के स्टेशनरी प्रोडक्ट हमने परचेज किया है। और अभी ये जो 50,000 के स्टेशनरीज आपने परचेज किए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके कंपनी की ये जो सभी डिपार्टमेंट है अलग अलग, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके, इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट क्या करेंगे, इस स्टेशनरीज का वो यूज करेंगे, राइट। और जब ये यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट का प्रोडक्ट वो यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट जो आपका 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट मतलब यूज कर रहा है, टोटल आपने लिया था 50,000, उसमें से 5,000 का प्रोडक्ट जो मान लो यहाँ पे यूज किया है इस सेल्स डिपार्टमेंट ने। तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट ने 5,000 का प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया है, तो ये क्या हुआ, आपका सेल्स डिपार्टमेंट पे ये हुए आपके एक्सपेंसेस। क्या हुआ यहाँ पे, ये सेल्स डिपार्टमेंट पे आपके 5,000 रुपीज एक्सपेंसेस हुए, राइट। और इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे और दूसरा जो डिपार्टमेंट आपका मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, मान लो यहाँ पे 10,000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट जो है, मतलब ये स्टेशनरी जो है 10,000 अमाउंट की स्टेशनरी मान लो उन्होंने यूज की है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इस डिपार्टमेंट ने कितने अमाउंट का प्रोडक्ट कंज्यूम किया है इसके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। वो कंज्यूम कर रहे मतलब क्या, उस डिपार्टमेंट पे हो रहे आपके ये एक्सपेंसेस। जैसे इस डिपार्टमेंट पे 5,000 एक्सपेंसेस हुए, इस डिपार्टमेंट पे 10,000 एक्सपेंसेस हुए, राइट। और ये एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एट द ईयर एंड आपको P&L का स्टेटमेंट भी आपको बनाना पड़ता है। और वो P&L का स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और आपको रेवेन्यू कितना हुआ है, मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम कितनी हुई है, ओके, ये दोनों आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और उसी की बेसिस पे क्या किया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका बनाया जाता है। और अगर आप यहाँ पे ये रिकॉर्ड ही नहीं करोगे कि एग्जैक्टली कितना प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया है या आपको रेवेन्यू कितना मिला है, तो क्या आप वो रिपोर्ट बना पाओगे, क्या नहीं बना पाओगे, राइट। तो इसीलिए कंपनी में हर एक एक्टिविटी जो करते हो आप, हर एक अकाउंटिंग के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपका किया जाता है, वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और उसी के लिए क्या किया जाता है, फिर ये दोनों का भी यूज किया जाता है, ओके। ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया। अभी इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा डीप में जाओगे तो और बहुत सारे जो सब मॉडल्स होते हैं इस कंट्रोलिंग में, इंटरनल अकाउंटिंग के लिए, मतलब कंट्रोलिंग जो होता है, इस कंट्रोलिंग में और कुछ सब मॉडल्स होते हैं। जिस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ सब मॉडल्स होते हैं, उसी तरह से कंट्रोलिंग में भी इंटरनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सब मॉडल्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, फिर वो देखा था हमने लास्ट टाइम। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से होते हैं, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो, राइट। फर्स्ट क्या है इसमें, जीएल, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट सब मॉडल कौन सा है, जीएल। जीएल का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर यस, जनरल लेजर, ओके, जनरल लेजर, ओके, जनरल लेजर। उसके बाद है एपी। एपी मींस क्या है यहाँ पे, फिर ये करेक्ट, अकाउंट्स पेएबल, राइट। उसके बाद है एआर। एआर का मतलब क्या है, फिर डन। इसके बाद है एए। एए मींस क्या है, फिर एसेट अकाउंटिंग, ओके, एसेट अकाउंटिंग। इसके बाद है बीआरएस। बीआरएस मतलब क्या है, फिर ये बैंक स्टेटमेंट, करेक्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ओके। तो ये कुछ मेन सब मॉडल्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये सब मॉडल्स है। फर्स्ट हमने क्या देखा, एसीपी। उसके बाद एसीपी के मॉडल्स। एसीपी के मॉडल्स कौन से, फिर फिको, एमएम, एसडी, ये एसीपी के मॉडल्स है। उसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब मॉडल्स कौन से, फिर जनरल लेजर, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, बीआरएस, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब मॉडल्स है, ओके। कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट है सीओ, ओके। ये सीओ के, देखो सीओ के कौन से सब मॉडल्स कौन कौन से, फिर सीओ में ओके, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के सब मॉडल्स कौन से, फिर
कॉस्ट, यस, सेंटर, उसके बाद कॉस्ट एलिमेंट, यस, इंटरनल ऑर्डर, यस, प्रॉफिट सेंटर, करेक्ट, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, profitability and business. यस, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सभी सब मॉडल से कंट्रोलिंग। ओके, नोट कर लो इसे। डन, नोट कर ले सभी। ओके, क्लियर है यहाँ तक से? ओके, बाकी का जो है फिर ये एग्जैक्टली जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल या इंटरनल ऑर्डर वगैरह, ये किस लिए यूज किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली इसका यूज होता है, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस अगर हो तो पूछ सकते हो। ओके, समीक्षा, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्लियर फिर यहाँ तक? ठीक है, तो फिर बाकी का जो है ये हम देखते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और अगर हो सके तो एक बार देख लो ये जो है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है, या अगर ये जो सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो ये जो पॉइंट है, सब पॉइंट, सब मॉडल्स, वो क्या होते हैं एग्जैक्टली देख कर आओ। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद कोई डाउट आते हैं तो कल के सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, और ये जो है ये भी मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो भी हमने आज के टॉपिक कवर किए है, ये भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। अगर आप ग्रुप में नहीं हो, आप में से कोई ग्रुप में नहीं है, ग्रुप कौन से हमको मालूम एक जी चैट, आपने जी चैट के बारे में बताया आपको, गूगल चैट, तो एक बार काउंसलर से बात कर लो, वो आपको बताएंगे गूगल चैट कैसे इंस्टॉल करना है, या वो ऐड कर देंगे आपको। उन्हें सिर्फ बताओ कि ग्रुप में ऐड करने के लिए बताओ, उन्हें वो कर देंगे। गूगल बाकी चैट के में सभी क्या करना है सर? गूगल चैट मुझे Sorry? भी नहीं पता। गूगल चैट में क्या करना है? जी चैट में क्या करना है? आपके काउंसलर से कांटेक्ट कर लो, वो बता देंगे आपको सभी। ओके, अभी फिलहाल सिर्फ उनको ग्रुप में ऐड करने के लिए बोलो ना। यस यस, ग्रुप में ऐड करने के लिए कहूँगा। ओके ओके, ये थैंक बाकी के जो सभी अपडेट है, आपको इसके आगे के सभी अपडेट जो मिलेंगे, या जो हाँ। लेक्चर लिंक रहेगी, वो सभी आपको ग्रुप पे मिलेगी। ओके अभी कल का जो लेक्चर ज्वाइन करोगे, अगर आप ऑनलाइन हो तो सेम लिंक से ज्वाइन करो कल। ओके, ठीक है सर। यस, ठीक है, फिर ये मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, आज के जो टॉपिक हमने कवर किए वो। बाद में भी अगर आप बाद में भी ज्वाइन होते हो ग्रुप में, तो भी ये आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो चलो बाय। जो सब मॉडल है ये